So today we would be starting off with the new topic that is Bohr's atomic. The Bohr's atomic model जो हमारे पास existence में आया, that came into existence because of the Rutherford's drawback. तो Rutherford's की क्या थी? Rutherford's ने क्या बातें कही थी हमको जिसके बेसिस पे the drawbacks of the Rutherford came, उसके बारे में पहले डिस्कशन करेंगे. Then we would be starting off with the Bohr's atomic model. देखो रदरफोर्ड की अगर मैं थोड़ी सी रिकॉल कराऊं चीजें आपको, तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था बच्चा? रदरफोर्ड ने बोला था कि एटम के अंदर एक स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाइंग पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है दैट हैव अ वेरी स्मॉल साइज, स्मॉल स्पेस इनसाइड द एटम, एंड दैट पॉजिटिव चार्ज सेंटर आई कॉल इट टू बी न्यूक्लियस. उस पॉजिटिव चार्ज सेंटर को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस का नाम देते थे. ये हमको रदरफोर्ड ने बोला था. एंड उस न्यूक्लियस में क्या चीजें प्रेजेंट होती थी बेटा? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. पॉजिटिव चार्ज सेंटर था. एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ्स. कोई सर्कुलर पाथ्स में वो रिवॉल्व कर रहा होता था, बट उसने ये कहीं पर भी आपको नहीं बताया था दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एज ऑर्बिट्स और शेल्स. ये सबसे मेजर, सबसे बड़ी ड्रॉबैक आई आपके पास, दैट इज बोर्स रदरफोर्ड की. क्या बच्चा? हमारे को रदरफोर्ड जब आपसे डिस्कशन कर रहा था अबाउट द थिंग्स, at that point there was a theory that was existing given the name of the Maxwell's electromagnetic principle. मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल क्या कहता था बेटा? वो बोलता था कभी भी किसी भी एटम की या किसी भी चार्ज पार्टिकल की अगर बात करो, मान लो ये फॉर एग्जांपल देयर इज अ न्यूक्लियस, अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर, तो मैक्सवेल्स ने बोला था दैट किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड अगर कोई और चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है लाइक दिस, लेट्स से यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो मैक्सवेल्स ने कहा था व्हेन अ चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड अनदर चार्ज पार्टिकल, देन इट वुड कंटीन्यूअसली रेडिएट इट्स एट अ टाइम व्हेन इट्स बिकम उसका कहीं से भी एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से कोई रिलेशन नहीं था मैक्सवेल का. वो जानता भी नहीं था कि क्या आप डिस्कस करो क्या नहीं. उसने एक जनरल थ्योरी दी थी, कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करता है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी. दैट वाज द थ्योरी. तो एप्लीकेबल फॉर द एटम जो हमें रदरफोर्ड ने बात. तो बेटा रदरफोर्ड के केस में भी तो क्या था? मेरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर, इस पॉजिटिव चार्ज सेंटर के अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहा है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. तो this electron would continuously radiate its energy and a time would come when its energy would become zero and eventually it would fall inside the, it should have fallen inside the nucleus according to Maxwell's electromagnetic principle. That but this does not happen. अगर बेटा ये होता तो एटम तो डिस्ट्रॉय हो चुका होता, एटम तो एग्जिस्ट ही ना करता है. इसका मतलब द चार्ज पार्टिकल इज नॉट गोइंग इनसाइड द, नहीं जा रहा. तो दिस वाज द मेजर एंड द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल. सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड्स मॉडल, जिसके बेसिस पे अब इस ड्रॉबैक वाली चीज क्या थी बच्चा? न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. यस, इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं दे रिवॉल्व इन अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एज ऑर्बिट्स और शेल्स, व्हिच रदरफोर्ड वाज नॉट नोन अबाउट. रदरफोर्ड जानता ही नहीं था ऑर्बिट या शेल नाम की चीज भी होती है क्या. Rutherford was clueless about the shells or you can say the orbits. Rutherford को पता ही नहीं था. तो इसको एग्जिस्टेंस में कौन लाया? तो बोहर और रदरफोर्ड में सबसे मेजर डिफरेंस यही था. रदरफोर्ड ने कहीं पर शेल्स या ऑर्बिट्स के बारे में बात नहीं करी थी, बट बोहर ने शेल्स और ऑर्बिट्स के बारे में बात करी और उसके बेसिस पे उसने आगे डिस्कशन.
क्यों आया, उसने क्या चीजें बताया क्लियर। अब स्टार्ट करता हूँ मैं बोर मॉडल, तो लेट्स गो फॉर दैट नाउ। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है बेटा, सुनेंगे अच्छे से क्या चीज है बोर्स एटॉमिक मॉडल में। देखो, सबसे पहली और फॉरमोस्ट बात जो रदरफोर्ड ने कही थी कि एटम के अंदर एक स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाइंग पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है, एंड दैट स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाइंग पॉजिटिव चार्ज सेंटर आई कॉल इट टू बी, कौन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड बोला उस न्यूक्लियस के अराउंड, मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड देयर आर डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स और ऑर्बिट्स कॉल्ड एज शेल्स। ये है बच्चा। तो देयर आर n number of shells around the nucleus, well defined circular paths called as orbits or shells। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कहीं पर भी रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ जिनकी एक फिक्स्ड एनर्जी, इस शेल की एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, इस शेल की और एनर्जी होगी, इस शेल की और एनर्जी, इस शेल की कुछ डिफरेंट एनर्जी, इस शेल की कुछ डिफरेंट एनर्जी। Every shell or orbit is associated with a definite amount of energy। हाँ बच्चा, इलेक्ट्रॉन तो इवेंचुअली यही है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो क्लियर कट बात है। शेल्स और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है कि बोहर ने खाली आपको शेल्स के बारे में बताया था, इसके बाद नई जो थ्योरी आती है, लास्ट थ्योरी जो आती है वो हमारे पास होती है स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम आता है, वो हमारे को इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस बताता है। इलेक्ट्रॉन के एड्रेस 4 होते हैं। घर का एड्रेस क्या लिखते हो, एड्रेस किसी को बताना है, अगर फॉर एग्जांपल समवन वांट टू कम टू योर प्लेस एंड ही डजंट नो अबाउट द एड्रेस, एग्जैक्टली क्या लिखते हो घर का एड्रेस? 1100 19 एंड इंडिया, यही बोलोगे। फॉर एग्जांपल समवन इज कमिंग ऑन अब्रॉड टू सी यू, तो ये 5 चीजें बताओगे आप। तो आपके एड्रेस ये 5 चीजों से डिफाइन होते हैं। क्या? सबसे पहला एड्रेस दैट यू स्टे इन इंडिया, सेकंड यू स्टे इन इंडिया इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में भी यू स्टे इन गोविंदपुरी, गोविंदपुरी में भी यू स्टे इन गली नंबर सो एंड सो, और उस गली नंबर में भी यू स्टे इन हाउस नंबर दिस। इन पांचों में से मैं एक ही चीज बता दूं बस कि आप इंडिया में रहते हो, नैनिका एक ही रहती है इंडिया में बस, आपको ढूंढना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। और नहीं काम किया। इलेक्ट्रॉन के 4 एड्रेसेस होते हैं, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड अ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है, या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन में रिवॉल्व करेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। तो ये 4 एड्रेसेस जब तक मैं नहीं बताता, आई कैन नॉट एड्रेस एन इलेक्ट्रॉन। If I am addressing an electron, then I should know these 4 things for an electron. तो बोर की ड्रॉबैक में बाद में आता है। इसके बाद ही तो आया था अर्विन स्क्रॉडिंजर का वेव मैकेनिकल मॉडल, जो है लास्ट मॉडल, जिसमें ये सब चीजें बताते हैं। तो इसने नहीं बताया था, इसने खाली शेल के लिए बताया था। इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिवॉल्विंग इन फर्स्ट शेल और सेकंड शेल और थर्ड शेल और फोर्थ शेल। कहीं सब शेल्स नहीं बताए, कहीं ऑर्बिटल्स नहीं बताए। वो किसने बताया? अर्विन स्क्रॉडिंजर। 2n² तो 2n² है, वो तो क्लियर है, उसमें कोई बात नहीं। वो शेल के लिए बस, सब शेल नहीं बताया। किसी भी एक शेल में कितने सब शेल होते हैं यू डोंट नो, बोर डजंट नो, क्योंकि बोर ने पता ही नहीं था बोर को कि सब शेल नाम की भी कोई चीज होती है। बट हमारे को वो वेव इक्वेशन करनी नहीं है बेटा, हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं है वो।
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये है जो हमारे को इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताती है, चारों एड्रेसेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड द स्पिन ऑफ एन। अब तो इसको मैं सरप्राइज करना चाह रहा हूं, फिर से क्या बोला तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि एटम के अंदर एक स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाइंग पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है, एंड दैट स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाइंग पॉजिटिव चार्ज सेंटर आई कॉल इट टू बी द ऑर्बिट, call it to be the nucleus, and the electrons are revolving around the nucleus in the well defined circular paths called as orbits, or electrons ऐसे कहीं पर भी नहीं घूम रहे, they are revolving in a well defined circular paths, and that well defined circular paths I call it to be the orbits, or बोलो पक्का? तो मान लो बच्चा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहां पर तब तक घूमेगा जब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी शेल की एनर्जी के इक्वल हुई। अगर इलेक्ट्रॉन ने थोड़ी सी भी एनर्जी एक्वायर कर ली तो इट कैन जंप फ्रॉम हियर टू हियर, यहां पे आ सकता है इलेक्ट्रॉन, इट कैन जंप फ्रॉम हियर टू हियर, यहां पे आ सकता है आफ्टर द लॉस ऑफ द एनर्जी। So every orbit or shell is specified with a definite amount of energy. हर orbit, हर shell की एक fixed energy है जो वो बता। इसके अराउंड है किसी atom में there can be infinite number of shells, starting from first to infinity, there can be infinite number of shells. अब बेटा उस infinite number of shells में से इलेक्ट्रॉन हर शेल में रिवॉल्व नहीं करता, इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व इन दोज पर्टिकुलर शेल्स और ऑर्बिट्स वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज mvr इज इक्वल टू h/2π। मतलब बोलता है बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr होता है, बोलता है जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, जहां पर भी ये mvr की वैल्यू या तो बेटा h/2π के इक्वल आए, इफ नॉट इक्वल देन इट शुड कम आउट टू बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट, मतलब कैन कम आउट टू बी h/2π, 3 into h/2π, 4 into h/2π, 5 into h/2π, 10 into h/2π, but not 5.2 into h/2π, 7.8 into h/2π. It can only be a whole of that where n is a whole, or I would not say whole number also, it would be a natural number. Number can be zero नहीं हो सकता, it can be a natural number. बेटा एक मास है फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन का, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, किसी पर्टिकुलर शेल में मूव कर रहा है, तो शेल का कुछ केस होगा, तो इस mvr की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर वो mvr की वैल्यू h/2π के इक्वल आ पा रही है या उसके इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल आ पा रही है, तभी we say that that particular electron revolve that particular, so let's say hypothetically h/2π is a constant, मान लो h/2π की वैल्यू मैं मान रहा हूं, एज्यूम करो, लेट इट बी 50, आई एम एज्यूमिंग दैट, होती नहीं है, कुछ भी मान लो, x मान लो, y मान लो, मैं 50 मान रहा हूं, हाँ बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट, चार क्या है, हाँ बिल्कुल होगी, मैं उसको हाइपोथेटिकली 50 लिख रहा हूं, तो वही 6.63 into 10⁻34 by 2 into 3.14 वो वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स से आई एम एज्यूमिंग इट टू बी, तो बोलते हैं अगर मेरा mvr की वैल्यू 50 आती है तो यस इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दैट पर्टिकुलर शेल, अगर मेरी mvr की वैल्यू 100 आती है तो यस इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दैट पर्टिकुलर शेल, अगर मेरी mvr की वैल्यू 150 आती है तो यस इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दैट पर्टिकुलर शेल, अगर मेरी mvr की वैल्यू 200 आती है तो यस इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दैट पर्टिकुलर शेल, अगर मेरी mvr की वैल्यू 225 आती है तो दैट वुड बी सम डेसिमल इनटू 50, मीनिंगली दैट इलेक्ट्रॉन
cannot revolve in that shell or orbit where the MVR value is not coming out to be an integral multiple of h by pi. तो बोला क्या क्या बच्चा कि आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स, जितने भी शेल्स एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन हर शेल में रिवॉल्व नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेसिफाइड शेल्स में ही रिवॉल्व कर सकता है जहां पर MVR is either an equal to h by 2 pi or an integral multiple of h by। अब बच्चा हर शेल की स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ, जैसे एनर्जी का फॉर्मूला भी दिया उसने मुझे, इस शेल की कुछ x अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसकी y, इसकी z, इसकी a, इसकी सबकी अलग अलग फिक्स्ड अमाउंट्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन will revolve in particular shell orbit till the point it is having the energy equal to that particular shell। अगर उसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करी या कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी तो इट वुड जंप from higher energy level to lower energy level or from lower energy level to higher level। There would only transition from one shell to another if an electron absorbs or emits। अगर ना तो वो absorb कर रहा है ना ही वो emit कर रहा है तो electron would be a stationary thing over there, not move from one point to another, it would remain there only and only revolve or jump from one place to another if it absorbs some amount of energy or emits some of। अब हर शेल की क्या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। So the formula for calculating the energy of a particular shell is being given by En is equal to, where E is the energy, N is the shell number, is minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18 z square by n square joule per atom। सर यहाँ पे z square और n square क्या है? z होता है बेटा एटॉमिक नंबर एंड n होता है किस शेल की एनर्जी आप कैलकुलेट करने जा रहे हो। फर्स्ट शेल के लिए n1, सेकंड शेल के लिए n2, थर्ड शेल के लिए एंड सो ऑन एंड सो लाइक दैट। तो गोइंग फॉर इट, अगर मुझे फर्स्ट शेल की एनर्जी निकालनी है बच्चे फॉर हाइड्रोजन एटम तो क्या हो जाएगा, E1 is equal to minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18 by 1 square into Z भी बेटा 1 हो जाएगा because we are discussing about hydrogen atom और हाइड्रोजन के लिए Z is, तो E1 क्या आ जाएगा बच्चा, it would be minus 2.18 आ गया बेटा फर्स्ट शेल की एनर्जी। क्या एमिट करता है, बिल्कुल जाएगा। आयन तो इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता है, लूज करने का मतलब होता है उस शेल से इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट शेल पे चला गया, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब जाके आयन बनता है। या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया किसी से बाहर से। एनर्जी आपकी फर्स्ट शेल की कुछ एनर्जी है, मान लो XYZ, इनफाइनाइट शेल की भी कुछ एनर्जी होगी XYZ, उस डिफरेंस ऑफ एनर्जी को हमको प्रोवाइड करना पड़ता है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेल। अभी उसके बारे में भी ठीक है। सो सेकेंड शेल की क्या एनर्जी हो जाएगी बच्चा हाइड्रोजन एटम के केस में, E2 is equal to minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18 by 4 per atom, yes or no? 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चा सेकेंड शेल के लिए। हाँ जी, थर्ड शेल की अगर बोलूंगा तो E3 would be minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18 by 9 per atom थर्ड शेल की। ऐसे ही फोर्थ के लिए minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18 by 16 per atom and it has so on and so forth moving till infinite shell। E infinity is
minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18 by infinity square. 1 by infinity is 0. तो इनफाइनाइट शेल की एनर्जी क्या होती है बच्चे? सबसे लोएस्ट एनर्जी जो होती है वो फर्स्ट शेल। सर ऐसे कैसे कह रहे हो आप? सबसे लोएस्ट एनर्जी जो होती है वो फर्स्ट शेल की। क्यों बेटा? सर अच्छा है। और यहाँ पे आते आते क्या हो गई? जीरो हो गई, मतलब देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पोजीशन पे चला गया, इन्फिनिटी शेल पे चला गया, तो क्या कोई अट्रैक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में? तो दिस नेगेटिव बेसिकली सिंबलाइजेस द अट्रैक्शन। कभी भी अट्रैक्शन जब दो चीजों के बीच में होते हैं तो एनर्जी इज बीइंग शोन बाय द नेगेटिव साइन, एंड व्हेनेवर देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन द टू थिंग्स देन इट इज बीइंग शोन बाय द पॉजिटिव साइन। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे लोएस्ट एंड इंफिनिटी शेल की एनर्जी सबसे। तो अगर 1 से 2 पे या 1 से 3 पे या लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब, और कभी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आना है, 6 से 2 पे, 5 से 1 पे, 7 से 2 पे, 8 से 1 पे, लाइक दैट टू बी रिलीज। तो उसमें बोला था रिलीज, एमिटेड। तो लोअर से हायर में एब्जॉर्ब, हायर से लोअर में रिलीज और एमिट। बेटा पड़ेगा फर्क, वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है, उसमें वो अलग चीज आ जाती है। फिर ये है शेल की एनर्जी, किसी भी एक पर्टिकुलर शेल की क्या एनर्जी है। इसमें ये नहीं बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां है, वहां से वहां जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। कोई एक पर्टिकुलर, क्योंकि बोर मॉडल जो होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है। ये जो पूरा का पूरा बोर एटॉमिक मॉडल है दैट इज बीइंग एप्लीकेबल फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये तो ड्रॉबैक बन गई। बोर की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ही होती है दैट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम ही नहीं आ पाता, इसलिए। हाँ जी, फर्स्ट शेल में नहीं बच्चा, वो फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे भी तो जंप कर सकता है। फर्स्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी शेल पे भी तो जंप कर सकता है, किसी भी के लिए, बट ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज दैट इज H, He प्लस, Li2 प्लस, Be3 प्लस, इनके लिए एप्लीकेबल होता है बेटा बोर सेट, क्योंकि सब में वन इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में तो होते ही वन है। हीलियम प्लस मतलब दो होने चाहिए थे, प्लस आ गया तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो गया। लिथियम 2 प्लस मतलब लिथियम में तीन होने चाहिए थे, 2 प्लस आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन रह गया। बेरिलियम 3 प्लस, बेरिलियम में होने कितने चाहिए थे? 4, बट 3 प्लस आ गया मतलब। Bohr's atomic model is only and only being applicable for one electron. That's the biggest drawback of Bohr's atomic model. समझ गए अच्छे से? आगे चल, पक्का? हाँ। अब जब इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा तो हमने क्या बोला? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करेगा। अब उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिटेड को सीखना है दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी एब्जॉर्ब और हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी एमिटेड और रिलीज। ध्यान देंगे उसके लिए। अब सी हमें क्या निकालना है बच्चा? डेल्टा ई। डेल्टा ई दैट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी from the existing shell to the next shell. So can I write it to this? Can I write it to like this? En2 minus En1। En2 क्या है बेटा? जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है उस शेल की एनर्जी, और En1 क्या है? जहां पे इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली प्रेजेंट है उसकी एनर्जी। So shall I write? Can I write it like this? En1। En2 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ बच्चा? बोलो।
सकता है 6 से 4 पे जंप कर रहा, हो सकता है 4 से 6। ओके सर, जिस पे जंप करेगा वो n2, जिसमें प्रेजेंट है वो n1। और en1 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ 0.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर बाय n1 z स्क्वायर बाय। तो कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं, क्या, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर इंटू। और बेटा अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चे तो क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। दिस इज डेल्टा E, that is change in energy if an electron is jumping from a particular shell to a particular shell. Much joules of energy need to be absorbed or need to be released for an electron to jump from one place to बोलो बच्चे, कोई डाउट्स, किसी प्रॉब्लम? नो? चलो बेटा, सो आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात आती है बच्चे, हमने ये देख लिया दैट हाउ मच एनर्जी नीड टू बी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर शेल टू अ पर्टिकुलर शेल। अब बेटा एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन नीड टू जंप फ्रॉम 1 to 5 and that same amount of energy need to be released when an electron jumps from 5 to, है या ना? 1 से 5 पे जाए या 5 से 1 पे आए, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी तो सेम रहने वाला है। फर्क क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन का, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, 1 से 5 और 5 से 1, n1 और n2 ही तो चेंज हो रहा है बेटा, और तो सब चीज सेम रहेगी। तो हर समय ध्यान रखना दैट दिस डेल्टा ई कैन बी पॉजिटिव और दिस डेल्टा ई कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर जंप कर रहा है। अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर पे जंप करेगा तो ऑलवेज एनर्जी नीड टू बी एब्जॉर्ब्ड, और जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की बात आती है तो प्लस साइन आता है। तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी के साथ आगे क्या आएगा, प्लस। और अगर एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, जब हायर से लोअर पे जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज होएगी, और रिलीज ऑफ एनर्जी के केस में हर समय माइनस साइन नीड टू बी पुट इन फ्रंट ऑफ दैट, माइनस साइन फॉर द एनर्जी रिलीज्ड, प्लस साइन फॉर द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। तो बेटा 1 से 5 पे जंप करेगा तो आपको साइन मिलेगा प्लस एनर्जी का, और 5 से 1 पे जंप करेगा तो आपको साइन मिलेगा एनर्जी का माइनस। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा होगा। बात समझ गए? पक्का? कोई डाउट्स? अब कभी कभी क्या होता है बच्चा, हमसे वो ना क्वेश्चन में एनर्जी नहीं पूछता, बोलता है व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट शेल टू फिफ्थ शेल। वेवलेंथ पूछ लिया, एनर्जी नहीं पूछी। He asked about the wavelength. तो बेटा ये जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होती है हर समय फोटोन की फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट होती है। पढ़ा था हमने दैट एनर्जी इज ऑलवेज बीइंग एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन द स्मॉल बंडल और पैकेट गिवन द नेम ऑफ अ फोटोन और क्वांटा। तो बेटा दिस डेल्टा ई दैट वी हैव फाउंड आउट, वी कैन से दैट दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू हाँ या ना।
अगर आपको क्वेश्चन में वेवलेंथ निकालने के लिए बोला है तो क्या करोगे, डेल्टा ई निकालोगे, फिर डेल्टा ई को इसके इक्वल पुट करके लैम्डा वुड बी एच सी बाय, बोलो मेरे बेटा, किसी को ये चीज नहीं पता लगी हो सर आपने क्या किया नहीं पता लगा, अगेन आई वुड एक्सप्लेन इट। ये तो रहा मेरे बच्चे, मेरे बच्चा ई जो होता है, इस डेल्टा ई को डेल्टा ई लिखो या ई लिखो कोई डिफरेंस है क्या? एनर्जी ही तो है, डेल्टा ई का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ एनर्जी, है तो एनर्जी ही वो भी। तो एनर्जी जो होती है वो तो हर समय क्वांटा की फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट होती है, और एक क्वांटा की एनर्जी कितनी होती है, एच सी बाय लैम्डा, वही तो मैंने किया यहाँ पे। आप इसको डेल्टा ई ना लिख के ई भी लिखोगे तो आपके लिए तो सेम ही चीज आएगी ना, बस वो निकल क्या रहा है, डेल्टा ई निकल रहा है ऊपर, डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकल रहा है ऊपर। क्लियर, पक्का? बट अगर आप चेक करते हो यहाँ पे तो ये थोड़ा सा टीडियस टास्क है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि पहले एनर्जी निकालो, एनर्जी को एच सी बाय लैम्डा के इक्वल पुट करो, वहां से लैम्डा निकालो, बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए भी हमारे पास एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, जिससे डायरेक्टली आप वेवलेंथ या वेव नंबर निकाल सकते हो विदाउट कैलकुलेटिंग द एनर्जी। और एक चीज हर समय ध्यान रखोगे, दैट डेल्टा ई डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि बेटा एच सी तो कांस्टेंट होता है ना बच्चे, जब एच सी कांस्टेंट है तो लैम्डा और डेल्टा ई इनवर्स का रिलेशन नहीं है, बोलो। जब लैम्डा और डेल्टा ई का इनवर्स का रिलेशन है तो वही तो मैंने यहां रिप्रेजेंट किया, दैट डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। कभी कभी क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, इसलिए पहले से मैं आपको बता रहा हूं दैट डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम आएगी, और अगर एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी। एवरी टाइम रिमेंबर दिस। बोलो, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो आई वुड मूव फर्दर। बिल्कुल होंगे, क्योंकि 1 बाय लैम्डा इज वेव नंबर। अगर एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम है तो वेव नंबर भी मैक्सिमम आएगा, और एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है तो वेव नंबर भी मिनिमम आएगा इन दैट केस, बट वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलें आगे बेटा, पक्का? ठीक, चलो लेट्स मूव फर्दर। अब हम लोगों के पास और क्या बात आती है बच्चे? नाउ द थिंग कम्स टू अस इज अबाउट द, जो मैंने अभी आपको बोला दैट कि विदाउट कैलकुलेटिंग द एनर्जी डिफरेंस वी कैन फाइंड आउट द वेवलेंथ और वेव नंबर। वेवलेंथ और वेव नंबर निकालने का हमारे पास तरीका है बिना क्या कैलकुलेट करें, एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करें। एक साइंटिस्ट ने हमको ये फॉर्मूला दिया विद द नेम रेडबर्ग्स। रेडबर्ग्स वाज द साइंटिस्ट हु गेव अस दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। क्या? देखो, उसने बोला इफ यू नीड डायरेक्टली टू कैलकुलेट द वेवलेंथ और वेव नंबर देन आई कैन गिव यू द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ दैट। हाँ जी बेटा, रेडबर्ग्स, RYDBERG, रेडबर्ग्स, RYDBERG। देखो, उसने बोला अगर आपको वेव नंबर या वेवलेंथ निकालनी है, न्यू बार वाज द वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों, इज इक्वल टू R इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। हाँ बेटा, सब बता रहा हूं। वेयर R इज द रेडबर्ग्स कांस्टेंट, R is the Rydberg's constant and the value of R is 109677 centimeter inverse is the value of R, and N2 should always be greater than N1. This is the condition for the formula. कभी भी N2 N1 से छोटा नहीं हो सकता। सर अब ऐसा कैसे होगा? कभी ऐसा भी तो हो सकता है सर इलेक्ट्रॉन 5 से 1 पे जंप कर रहा हो, तो उस केस में तो ये हो जाएगा। बट उन्होंने क्या बोला,
कि बेटा एनर्जी डिफरेंस प्लस या माइनस आ सकता था, उसका सिग्निफिकेंस था, प्लस का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। बट वेव नंबर या वेवलेंथ कैन नेवर कम आउट टू बी नेगेटिव। वेवलेंथ और वेव नंबर कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, चाहे इलेक्ट्रॉन बच्चा 1 से 5 पे जंप करे या 5 से 1 पे जंप करे, n1 वुड बी 1, n2 वुड बी 5, दैट्स फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा ई था उसका भी मैग्नीट्यूड तो सेम ही आ रहा था ना, बस डिफरेंस क्या था, प्लस और माइनस का। बट वेवलेंथ और वेव नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमें खाली उसका पॉजिटिव पार्टी चाहिए, मैग्नीट्यूड पार्टी चाहिए। दैट्स व्हाई वी डोंट केयर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जंप कर रहा है। अगर आपको वेवलेंथ और वेव नंबर निकालना है, बिना सोचे समझे बड़े वाले शेल को n2 ले लो, छोटे वाले शेल को n1 ले लो, बिना सोचे समझे, कुछ नहीं सोचना उसमें आपको, इन द केस ऑफ द रेडबर्ग्स फॉर्मूला। बात समझ गए इतनी अच्छे से? पक्का? अब एक और चीज थी बेटा कि अगर आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल में इफ यू नीड टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ शेल और ऑर्बिट, किसी भी शेल या ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस निकालने का भी वी हैव द फॉर्मूला फॉर दैट। मैं पीछे मिस कर दिया, अगर आपके पास पीछे बोर वाले में ही कहीं स्पेस होगा तो वहीं लिख लेना। रेडियस का फॉर्मूला होता है बेटा आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। आर एन का मतलब है बेटा किस शेल के लिए आप निकाल रहे हो, R1, R2, R3, R4, जिस शेल का भी आप रेडियस निकालना चाह रहे हो, आर एन इज 0.529 n square, that is shell number, divided by z, that is atomic number, and it comes out to be in angstroms. आर एन मतलब रेडियस किस शेल का निकालना चाह रहे हो, R1 फर्स्ट शेल का, R2 सेकेंड शेल का, R3 थर्ड, R4 फोर्थ शेल का, लाइक दैट। वो कांस्टेंट है बेटा, n स्क्वायर बाय z चेंज होएगा, जो भी होगा 0.529 इज कांस्टेंट फॉर दैट। ठीक है देविका, समझ में आया या पक्का? सब यहाँ पे गया है ना? ठीक है, ऐसे ना चला गया कहीं है, ऐसे जाके यहीं रह गया ना अंदर। गुड, चले आगे। ठीक है, कोई डाउट्स? आगे बढ़ते हैं फिर अब। सो देर आर फ्यू साइंटिस्ट, हाँ बेटा बोल। कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला, जो भी बड़ा शेल होएगा उसको n1 n2 लेना है, जो छोटा होगा उसको n1 लेना है, अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो। मैंने वहां लिखा तो बेटा अगर 1 से 5 पे जंप करे या 5 से 1 पे, बड़ा कौन सा है? 1 से 5 पे जाए या 5 से 1 पे जाए, शेल नंबर बड़ा कौन सा है? तो n2 हर समय 5 होएगा और n1 समझ क्या? क्या बेटा? करके देख एक बार। 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 माइनस 1/5 का स्क्वायर दैट इज 1/25, तो 25 माइनस 4 ऊपर जाके 21/100 हो जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी प्लस। बट अगर आप 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर करोगे तो वो माइनस आएगा, वो गलत है, ये ठीक है। क्लियर? चलते हैं आगे। नाउ देयर आर फ्यू साइंटिस्ट हु स्टडीड द emission of the energies या jumping of an electron from higher energy level to lower energy level, and on that particular basis we got some series. कुछ names है series के, क्या क्या? emission series है बेटा जिसमें n1 की वैल्यू फिक्स्ड है, n2 की वैल्यू can vary, and on that particular basis we would be giving the name of series. सर मतलब बोलता है इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अगर फर्स्ट शेल पे आके जंप कर रहा है, 2 से 1 पे करे, 3 से 1 पे करे, 4 से 1 पे करे, 5 से 1 पे करे, इंफिनिटी से 1 पे करे, अगर फाइनल स्टेट उसकी 1 आ रही है तो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज वुड बी, then I call it to be Lyman
सीरीज, तब हम उस सीरीज को क्या नाम देंगे? लाइमैन सीरीज। अब अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 3, 4, 5 टिल इंफिनिटी कहीं पर भी जंप आए, मतलब किसी भी शेल से वो सेकेंड शेल पे आके अगर जंप कर रहा है, तो वी कॉल इट द नेम ऑफ बाल्मर सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड पे जंप कर रहा है फ्रॉम एनी पर्टिकुलर वन, then it is given the name of Paschen series। हाँ जी, नीचे से ऊपर जाएगा तो सीरीज का कोई नाम नहीं है, कर सकता है सब चीज है, बट नेम ऑफ द सीरीज वुड बी एप्लीकेबल अगर हायर से लोअर पे आ रहा है, तो लोअर से हायर पे एप्लीकेबल नहीं है। बेटा 5 तक देते हैं हमारे को, 4 पे अगर जंप कर रहा है 5, 6, 7 टिल इंफिनिटी, लाइमन बाल्मर पैस्चन, दैट इज ब्रैकेट, that we call it to be bracket series। and lastly अगर 5th पे जंप करता है from any particular one, then we call it to be fund series, जिसका P silent होता है, that's why we say it to be P fund, but it is actually fund series, FUND fund series। बात समझ गए बेटा? 5 तो सीरीज है यार, लाइमन बाल्मर पैस्चन ब्रैकेट फंड, 1 2 3 4 5, बस जंप कहीं से भी कर रहा हो, ठीक है। आपको ये याद रखना है बेस, दिस वी शुड रिमेंबर, 1 2 3 4 5 लाइमन बाल्मर पैस्चन ब्रैकेट फंड। समझ गए बात अच्छे से? आगे चलूं? कोई डाउट्स है किसी को? कुछ पूछना है किसी ने? फंड पी साइलेंट होता है, सो इट इज पी फंड एक्चुअली में, बट वो हम उसको प्रोनाउंस जो करते हैं वी कॉल इट बाय फंड सीरीज। चल दें आगे? पक्का? लेट्स मूव ओवर टू द क्वेश्चंस पार्ट नाउ। अब मुझे बोर मॉडल के लिए जो मैंने आपसे डिस्कशन करनी थी, आई हैव डन ऑल द डिस्कशंस, नाउ लेट्स मूव ओवर टू द क्वेश्चंस जल्दी से। बुक दे दे इसको, यानी का बुक है नहीं है, जल्दी से निकालो, क्वेश्चंस पे आ जाओ बेटा। Solved question 4. Solved question number 4. पेज नंबर बता देना बेटा। 34 बच्चे। चलो सब मेरे साथ, कोई कुछ नहीं करेगा, सब इधर देखेंगे, बस क्वेश्चन पढ़ना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व्ड। मेरे लिए हर्षित पढ़ रहा है, ध्यान से सुनोगे। 4th क्वेश्चन क्या है? पढ़ हर्षित, क्या है बेटा? कलर हम लोगों को याद नहीं रखना, सो डोंट वरी अबाउट द कलर, सिंस इट्स एन एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल, तो इसलिए उन्होंने कलर दे रखा है, क्योंकि हर वेवलेंथ का एक पर्टिकुलर कलर होता है बेटा। विबग्योर में पूरा का पूरा कलर होता है, बट वी नीड नॉट टू रिमेंबर द कलर वेवलेंथ, कभी भी नहीं याद रखनी। तो वी नीड नॉट टू रिमेंबर, आपको ये निकालना है व्हाट वुड बी द वेवलेंथ, वो ध्यान रखना है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम n = 4 to n = मैंने क्या सिखाया? जब भी वेवलेंथ निकालनी है तो हम लोगों को स्मॉलर वाले को n1 लेना है, बिगर वाले को, सो n2 वुड बी 4 और n1 क्या हो जाएगा बच्चा?
किसी को डाउट है ये कुछ समझा बेटा? जंप तो 4 से 2 पे कर रहा था तो n1 शुड हैव बीन 4, n2 शुड हैव बीन 2, बट ऐसा नहीं है। n1 is 2, n2 is 4. Am I clear with this everyone? All of us? पक्का? ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। यही था फॉर्मूला बच्चा। आ जाओ पुट करते हैं फॉर्मूला। सो 1 बाय लैम्डा इज 109677 इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर क्या है बेटा 2 का स्क्वायर, सो माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर इंटू हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए z इज 1, सो 1 बाय लैम्डा इज 109677 इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय, सो 1 बाय लैम्डा इज 109677 इंटू 16 4 माइनस 1। एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं किया। सिंस वी नीड द लैम्डा सो लैम्डा वुड बी 16 बाय 109677 इंटू 3, 109677 इंटू 3 मैंने रेसिप्रोकल कर दिया बेटा क्योंकि 1 बाय लैम्डा था ना, बट वी रिक्वायर लैम्डा सो वी हैव रेसिप्रोकल्ड दैट थिंग। तो लैम्डा वुड बी 16 बाय 109677 इंटू 3। एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस? क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या है, पूछो। हाँ जी बेटा बोल। उसके बिना तो मार्क्स नहीं मिल पाएगी ना, उसके बिना कैसे मार्क्स मिलेंगे बताओ मुझे। नहीं बेटा, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो मैं सिखाता हूँ। आओ 109677 इंटू 3 इंटू 3 21 23 20 29 2 3 ये आ गया देखो, ठीक है। अब 16 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? ये देखो 16 329031 ऐसे है ना बेटा, तो पॉइंट एक जीरो आ गई। अब तो आंसर आएगा नहीं, एक और जीरो लगा लेते हैं, यहां पे जीरो लगा के एक और चाहिए, फिर जीरो लगाया जीरो आ गया, एक और जीरो फिर जीरो आ गया, एक और जीरो फिर जीरो आ गया। शायद अब आ जाएगा, देखो जरा आ पाएगा, अब आएगा पक्का? ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है शायद से ना ये बेटा 4 से आ पाएगा, 5 से नहीं आ पाएगा। सर कैसे लग रहा है आपको? क्योंकि ये 3 इंटू 5 करेंगे 15 और 32,9,000 है, तो मतलब समवेयर राउंड टू बी 33 मान लो इसको, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मान तो 33 से 16 से ज़्यादा आ जाएगी वो वैल्यू, तो वी नीड टू टेक अ स्मॉलर वन। तो 32, वैसे आप हिट एंड ट्रायल करते बट वो हिट एंड ट्रायल आपके लिए मैं सेव कर रहा हूं, इंटू 4 सॉरी इंटू 4, तो 4 12 1 36 3 1 1 12 13 1 3। क्या बेटा? कोई बात नहीं, सॉल्व तो करना पड़ता है ना हमें, आंसर तो नहीं गिवन होएगा ना वहां पे। So it would be 6 7 8 3 8 and 2 2 8 3 8 7 6 4 तो आ चुका था। अब 28 और 32 तो 8 से आ जाएगा समवेयर अराउंड टू बी 329031 इंटू 8 8 24 2 72 7 23 2 26। हाँ जी आंसर नहीं आएगा, आप करके देख लो, आएगा ही नहीं। तो 0.0000048, उसके बाद एक और टर्म भी निकालनी पड़ेगी हम लोगों को,
तो वो भी निकाल लेंगे एंड दैट वुड बी द आंसर। तो लैम्डा आ रहा है हमारा क्या 0.0000048 क्या आ रहा है 486 ये आ रहा है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ईज आउट करना चाहो तो ईज आउट कर लो। कैसे 4.86 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर्स। इतना इजी तो था, देखो इतना इजी कैलकुलेशन, कोई मुश्किल थी क्या? तो वही तो मैं भी कह रहा हूं, एवरीवन इज एग्रीइंग विद मी, देख लो। गुड, चलो जल्दी से करो अब। ध्यान दोगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉल्व एग्जाम्पल 5। सॉल्व एग्जाम्पल 5। नैनिका पढ़ेगी, पढ़ बेटा क्या कह रहे हैं। रुक जाते हैं। आयोनाइज करने का मतलब होता है बेटा कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कहीं पर भी, उसको वहां से इंफिनिटी पे ले जाओ। आयोनाइज करना मीन्स वेयर एवर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट वी नीड टू मूव दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट प्लेस टू इंफिनिटी। ये हर समय ध्यान रखना। हाँ जी, लूज करने का मतलब आयोनाइज ही होता है बेटा। तो हमें क्या बोला, एनर्जी निकालने कब, जब n1 इज इक्वल टू 5 एंड n2 इज इक्वल टू, पहली बात तो ये बोल दी हमें बच्चा। ठीक है, पहले इसके लिए एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट पढ़ते हैं क्या है। तो इसके लिए एनर्जी क्या निकलेगी बच्चे, डेल्टा E इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। वन बाय n1 स्क्वायर मतलब 1 बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 बाय, और हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो z इज 1, और बेटा 1 बाय इंफिनिटी मतलब 0, तो मतलब आंसर क्या आ गया, मार खाएगा, 0 आ गया। मल्टीप्लाई हो रहा है, वो अंदर माइनस करना था। अच्छा, ओवरऑल 0 नहीं आ रहा था कि मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 0 आ जाए। तो ये आया हमारा आंसर जो हमारे पास 5th से इंफिनिटी के लिए आया। एक बार मुझे आंसर एक बार बता भी दोगे, 8.72 होएगा शायद, देखना, इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। ये आ गया बेटा। फिर क्या बोले रानी का, आपको अपना आंसर कंपेयर करना है किसके साथ, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट होता है, फर्स्ट से कहां पे लेके जाना है। अब आपको क्या करना है, एक और एनर्जी निकालनी है जहां पे n1 इज इक्वल टू 1 है, n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, और फिर दोनों एनर्जीज को डिवाइड करके कंपेयर करना है। नहीं मेरे बच्चे, एक मिनट, हाइड्रोजन में होता है एक इलेक्ट्रॉन है, बट वो इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो फर्स्ट से सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे, फोर्थ से फिफ्थ पे जंप कर सकता है, येस और नो। हाँ बिल्कुल होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके हो तो कहीं पर भी। आप कह रहे हो कि आप 5th से इंफिनिटी पे ले जा रहे हो, ऐसा होता है। ये निकालिए, देखो उसके लिए एनर्जी, जब ऐसा होता है तो 1 से 5 पे भी जा सकता है। तो इमेजिनेशन नहीं है, दैट्स एन एक्चुअल थिंग कि इलेक्ट्रॉन 5th पे प्रेजेंट था, उससे आप इंफिनिटी पे ले जा रहे थे तब। अब इलेक्ट्रॉन 1 पे प्रेजेंट है, 1 से आप इंफिनिटी पे ले जा रहे हो, ये बोल रहे हैं अब आपको। तो डेल्टा ई डैश बोल रहा हूं अब बेटा मैं उसको, दैट वुड बी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर इंटू
जेड स्क्वायर। हाँ जी बेटा, कौन सी बेटा? यहाँ पे आयोनाइजेशन का मतलब होता है बेटा जहां पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां से उसको इन्फिनिटी पे ले जाना है। हाइड्रोजन में ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है? n1 इज इक्वल टू 1, n2 क्या ले लिया इसलिए। सो 2.18 into 10 raised to the power minus 18 joules is the delta E dash, yes or no? पक्का? दोनों को डिवाइड कर दो बच्चे, ये लो डेल्टा E बाय डेल्टा E डैश, उसको मैं ले रहा हूं क्या 2.18 into 10 raised to the power minus 18 by 25 into 1 by 2.18 into 10 raised to the power minus 18। इससे ये कैंसिल, तो डेल्टा E बाय डेल्टा E डैश इज 1 बाय, दिस इज द आंसर फॉर अस। इजी, इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी ऐसी कोई, उन्होंने डेल्टा ई बाय ई डैश बाय डेल्टा ई लिया होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला उन्होंने कि डेल्टा ई बाय डेल्टा ई डैश करना है या डेल्टा ई डैश बाय डेल्टा ई, दोनों में से कुछ भी करो, आंसर इज राइट। उन्होंने बोला नहीं, पढ़ के देख, उन्होंने क्या बोला, किसको किससे कंपेयर करना है, उन्होंने बोला आंसर को कंपेयर करो बस। ये बोलते दैट राइट द एनर्जी फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू इन्फिनिटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तब हम सोचते। उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया, आपकी मर्जी, आप कैसे भी चलो। क्लियर, चल दें आगे। हाँ जी, जीरो हो गया, बिल्कुल लूज हो गया, लूज हो गया, हट गया। ऑफ कोर्स बेटा, जो हम लिखते हैं Na से Na प्लस बना, कैसे बना? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चला गया, अब एटम से बिल्कुल दूर चला गया, न्यूक्लियस से कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, जीरो। चल दें आगे, पक्का? नोटेड एवरीवन? खुश? पक्का? ठीक है, आ जाओ मेरे बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 पर। शुभम पढ़ बेटा 6th क्वेश्चन, सुनेंगे अच्छे से? E1 दे दिया -2.18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18 जूल पर एटम। ठीक है बेटा, पढ़ आगे। व्हाट वुड बी द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट? हमें पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने? En इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। तो मेरे बच्चा फिफ्थ शेल की एनर्जी निकालनी है, तो E5 इज बाय 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो E5 comes out to be minus of 8.72 into 10 raised to the power minus 18 जूल पर एटम। बोलो बच्चा, इज एवरीवन क्लियर विद दिस? हाँ जी, हमेशा नहीं, वो अभी हाइड्रोजन के लिए बोल रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हीलियम प्लस के लिए बोलते तो Z वुड हैव बीन 2, लिथियम 2 प्लस के लिए बोलते तो Z वुड हैव बीन 3। वो डिपेंड्स कि वो बोल किसके ले रहे हैं। अभी किसी भी क्वेश्चन में जहां हम डिस्कस कर रहे थे सब में वो हाइड्रोजन के लिए बोल रहा था, इसलिए Z वाज 1। और भी कुछ बोला है शायद? तो Rn का फॉर्मूला क्या था? 0.529